हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखा था। आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैंने दो आपको एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखे हैं। उन दोनों एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स को पहले एक बार देखते हैं जरा। ये एमसीक्यू है लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ये तो सिंपल सा एक लॉजिकल आंसर है। इस लॉजिकल आंसर पे बात करेंगे। कह रहे हैं टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ईच, यानी आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चों? दो ऑब्जेक्ट हैं ऑफ मास 1 kg ईच, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 kg है। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन देखें तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि पहला ऑब्जेक्ट m1 जो है वो 1 kg है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 जो है वो भी 1 kg है। 1 kg ईच यानी दोनों 1 kg के हैं। आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, यानी इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितना गिवन है? 1 मीटर। तो कह रहा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर, डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। अच्छा देखिए, g की जगह तो मैं g लिखूंगा, ऑलराइट। m1 कितना है? 1 kg। m2 कितना है? 1 kg। और डिस्टेंस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में जो f है बच्चों वो कैपिटल G के बराबर होना चाहिए। और कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो 1 kg मास के बीच में जब वो 1 मीटर की दूरी पर होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स होता है बच्चों वो 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन, यानी ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अर्थ अट्रैक्ट्स मून बाय अ फोर्स 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन। अर्थ मून के ऊपर एक फोर्स लगाकर मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कितना फोर्स लगाता है? 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन, यानी कि फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, अर्थ की वजह से मून के ऊपर फोर्स है 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन के बराबर। तो कह रहा है द फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ, मून की वजह से कितना फोर्स लगेगा अर्थ के ऊपर? फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ, भाई ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि लेस देन 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन, कि 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन, कि मोर देन 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन, कि 10 रेज टू द पावर -20 न्यूटन। तो देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों वो हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पलटकर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो भाई अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो लेस तो नहीं हो सकता बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो मोर भी नहीं हो सकता है। और 10 रेज टू द पावर -20 तो बहुत कम हो गया, 10 और 20 कंपैरिजन ये भी लेस है, यानी कि 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स मून भी अर्थ के ऊपर लगाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो इसका फोर्स भी 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन के बराबर। डायरेक्शन अगर पूछता तो हम डायरेक्शन बताते हैं कि अर्थ का फोर्स अर्थ की तरफ है, मून का फोर्स मून की तरफ होगा। ठीक है, चलिए इन दो सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये सवाल है, इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 पार्ट्स डाल दिए हैं। वैसे 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो कि सेम टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक में ही डाल दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो आप बेहतर तरीके से आप उन सवालों कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझिएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है। तो बच्चों
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है F। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। एक ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m2, और उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d। पहले से तो मेंशन नहीं है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं कहता हूं लेट मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, लेट मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, कितना मान ले बच्चों दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मास? m1 एंड m2। कितना मान ले रहे हम लोग? m1 और m2 मान रहे। दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m2 है। डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो दोनों मासेस हैं m1 और m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं d, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि फाइंड द न्यू फोर्स अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर ये मास है m1, ये मास है m2, और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो d है, तो मान लेते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो F है। तो ये F फोर्स कितना होना चाहिए? न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग G इनटू इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, यानी m1 इनटू m2 अपॉन इन दोनों मासेस के सेंटर के बीच जो दूरी है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यही हमारा होना चाहिए बच्चों, इतना ही फोर्स ये मासेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब जरा इस कंडीशन को समझिए। पहला सवाल जो हमारा कह रहा है फाइंड न्यू फोर्स अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अब कुछ कंडीशन आपको बदल कर दिया जा रहा है, उस कंडीशन में जो नया फोर्स है वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। कह रहा है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ। तो देखिए, पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना था? m1। अच्छा, अब जो नया ऑब्जेक्ट है m1 डैश कह दे रहा हूं मैं, वो क्या हो गया है भाई? हाफ हो गया ना, दोनों ऑब्जेक्ट का मास हाफ हो गया, यानी m1 को भी हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा? m1 अपॉन 2 होगा बच्चों, और m2 को भी हाफ कर दिया तो नया मास जो m2 डैश है वो कितना हो जाएगा भाई? पहले m2 था, इसका हाफ कर दिया तो m2 अपॉन 2। अच्छा, कह रहे हैं विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को नहीं चेंज करना है, तो जो नया डिस्टेंस है बच्चों वो पुराने डिस्टेंस के बराबर ही होगा, राइट। तो अब कितना फोर्स हो जाएगा? मान लेते हैं कि न्यू फोर्स जो हमारा है वो F डैश, तो ये F डैश कितना हो जाएगा? G इंटू m1 अपॉन 2, मतलब G इंटू, देखिए ऐसे हो जाएगा, G इंटू नया मास क्या बनाना है? m1 डैश m2 डैश, तो m1 डैश m2 डैश अपॉन नया डिस्टेंस जो वो d डैश है, तो d डैश का स्क्वायर। ये होगा ना बच्चों। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं G m1 डैश की जगह मैं लिख दे रहा हूं m1 अपॉन 2, m2 डैश की जगह मैं लिख दे रहा हूं m2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय नया डिस्टेंस क्या है बच्चों? नया डिस्टेंस भी पहले डिस्टेंस के बराबर है d स्क्वायर, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल्स टू, देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा ना बच्चों, और ये डिनोमिनेटर में 2 और 2 4, तो ये बाहर आकर हो जाएगा 1/4 इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? G m1 इनटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो न्यू फोर्स है F डैश, वो ये देखिए G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है बच्चों? ये ओरिजिनल फोर्स F के बराबर था। क्या इसकी जगह पर मैं F लिख सकता हूं इक्वेशन 1 से? तो ये नया फोर्स जो है वो ओरिजिनल फोर्स को 4 से डिवाइड करने पर आपको मिल रहा है, ये आपका न्यू फोर्स, राइट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट था बच्चों। उसी तरीके से हम लोग जरा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसको जरा समझिएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द मास ऑफ फर्स्ट इज डबल्ड, पहले वाले का मास क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो भाई मास ओरिजिनली क्या था बच्चों? m1 था, तो नया मास हमने माना है m1 डैश, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। पहले मास था m1, अब कह रहा है कि पहले वाले का मास डबल हो गया, यानी कि 2 into m1 हो जाएगा बच्चों।
एंड सेकेंड इज हाफ, और दूसरे वाले का मास को हाफ कर दे रहा है। दूसरे वाले का मास था m2, तो जो नया मास है m2 डैश वो हो जाएगा m2 अपॉन 2, हाफ हो गया ना। क्या डिस्टेंस में कुछ चेंज बताया है? कोई चेंज नहीं है, यानी डिस्टेंस आपका वही रह रहा है, तो नया डिस्टेंस जो है वो पुराने डिस्टेंस के बराबर ही रह रहा है, राइट। तो अब जरा हम लोग नया फोर्स जो है, कह रहे हैं ना फाइंड न्यू फोर्स, तो इस न्यू फोर्स को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, G इंटू m1 डैश इंटू m2 डैश अपॉन डी स्क्वायर। ये होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा G, m1 डैश क्या है 2 इंटू m1, m2 डैश क्या है m2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय नया डिस्टेंस तो d ही है, ये d डैश स्क्वायर होगा बच्चों, तो नया डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, राइट। ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और ये तो बच्चों आपका ओरिजिनल फोर्स ही है, यानी कि यहां पर इस केस में जो नया फोर्स आपका है ये पहले वाले फोर्स के बराबर ही आ रहा है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? चलिए इन दोनों सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, इन दोनों पार्ट्स को आप नोट कर लीजिए, तो फिर फर्दर हम लोग तीसरा और चौथा पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि मास ऑफ बोथ इज डबल्ड, दोनों का मास क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर दे रहे हैं। तो पहले वाले का मास देखिए m1 था, डबल करने पर 2m1 हो जाएगा, तो जो m1 डैश जो नया मास है पहले वाले का वो हो जाएगा 2m1। दूसरे वाले का मास m2 था, इसको भी डबल कर दिया, तो m2 डैश कितना हो जाएगा बच्चों 2m2, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कर दें तो पहले डिस्टेंस कितना था d, अब जो नया डिस्टेंस है बच्चों वो हो जाएगा 3d, है ना, ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो जो नया फोर्स है बच्चों, वो नया फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, G इंटू पहला मास m1 डैश इंटू दूसरा मास m2 डैश, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी d डैश का स्क्वायर, यही होना चाहिए। देखिए G की जगह तो G लिख देंगे, अच्छा m1 डैश की जगह लिख देंगे 2m1, m2 डैश की जगह लिख देंगे 2m2 डिवाइडेड बाय d डैश क्या है 3d, तो d डैश की जगह 3d लिखेंगे 3d का स्क्वायर, गेटिंग माय पॉइंट। तो नया फोर्स जो है बच्चों वो कितना हो जाना चाहिए, देखिएगा, देखिए 2 2 जा 4, ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 9 हमारा बाहर आ जाएगा। बाकी क्या बचता है, देखिए G बचेगा, अच्छा ये 2 तो बाहर चला गया बच्चों, तो यहाँ m1 बचा, ये 2 भी बाहर चला गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये m2 बचा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 तो बाहर चला गया, d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा जरा कि ये जो नया फोर्स हमारा आया है वो आ रहा है 4/9 टाइम्स, ब्रैकेट में जो टर्म है वो देखिए G m1 m2 d स्क्वायर, जो कि ओरिजिनल फोर्स F के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ओरिजिनल फोर्स F लिख रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि भैया जो नया फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स की 4/9 टाइम्स है, राइट। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आखिरी वाला पार्ट देखते हैं। चलिए बच्चों ये आखिरी पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए मास के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, राइट बच्चों, मास के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया, यानी मास तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो नया मास है, पहला ऑब्जेक्ट का मास m1 डैश वो पहले वाले मास के बराबर ही है m1, जिसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है उसको चेंज नहीं करना है। दूसरे वाले मास के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, यानी दूसरे वाले का मास भी m2 के बराबर होगा। बस कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, तो पहले जितना डिस्टेंस था अब उसका हमने हाफ कर दिया है, तो नया डिस्टेंस क्या होगा बच्चों d/2 के बराबर, राइट। तो डिस्टेंस चेंज करने पर नया फोर्स क्या आ रहा है, उस नए फोर्स को हम F डैश कह दे रहे हैं, ये है G इंटू m1 डैश इंटू m2 डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट।
तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू जी। अच्छा m1 डैश की जगह हम लोग m1 ही लिख दे रहे हैं, m2 डैश की जगह हम लोग m2 ही लिख दे रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस d डैश है इसकी जगह d/2 लिख रहे हैं, तो d/2 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, नया फोर्स हमारा हो गया इक्वल्स टू जी m1 m2, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे जो है अपॉन 4, ये है ना डिवाइडेड बाय 4, ये फोर्स बच्चों हमारा ऊपर आ जाएगा, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर ये न्यूमरेटर, तो यहां से जो नया फोर्स है ये 4 ऊपर आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो नया फोर्स है बच्चों, न्यू फोर्स, ये 4 टाइम्स, ये ब्रैकेट में क्या है, तो ओरिजिनल फोर्स है, ये 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स के बराबर आ गया, राइट। तो इस तरीके से अगर डिस्टेंस या मास को अगर चेंज करके बताएगा, तो जो भी चेंजेस बता रहा है उसको आप चेंज करके लिख दीजिएगा, जो चेंज नहीं बता रहा है वो ओरिजिनल लिख दीजिएगा, नए फोर्स के इक्वेशन में पुट करिएगा, और उसको सॉल्व करके जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखना है, बाकी जो नंबर आ रहा है उसको बाहर लिखना है, और इसकी जगह ओरिजिनल फोर्स F को रिप्लेस कर देना है। क्लियर है ट्रिक? आपको पता, कैसा भी सवाल कैसे भी चेंज कर देते कि भाई मास जो है वो 6 टाइम्स हो गया है पहला वाला, दूसरा वाला 8 टाइम्स हो गया है, डिस्टेंस 5 टाइम्स कम हो गया, कैसे भी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के और न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तब तक आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई कीजिएगा, बाय बाय।